हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू प्रेरणा एजुकेशनल हब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जो हमने चैप्टर नंबर 1 है आपकी अर्थशास्त्र वाली बुक का, जो कि आपका विकास है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वाला चैप्टर तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दूँगी, उसके नोट्स वाली वीडियो का और उसके जो भी मैंने उस चैप्टर को समझाया वाली वीडियो का। अब हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आपको पता होगा कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। और ये क्षेत्रक किसके अंतर्गत आते हैं, हम ये भी अभी पढ़ने वाले आगे, क्योंकि क्षेत्रकों को भी हम किसी चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, मतलब किसी हेडिंग के अंदर। तो अभी हम देखेंगे क्या होता है वो। सबसे पहले आपको देखना है आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। आपकी बुक में सबसे पहले आपको बताया जाएगा आर्थिक क्रियाकलाप। तो ये मैं सब कुछ आपको एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़ा रही हूँ, और ये वाले चैप्टर के जो भी नोट्स हैं मैं जिसमें से पढ़ा रही हूँ, वो किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके PDF डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो देखो, सबसे पहले आपको जानना है कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ रहे हैं ताकि हमें और अच्छे से पता चल जाए। तो वो सारी क्रियाकलाप जिनसे कुछ क्या हो, आय उत्पन्न हो या फिर हम कुछ रुपए कमाएं, तो वो हमारे लिए आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। तो वे गतिविधियाँ जो कुछ आय उत्पन्न करती हैं, मतलब मनी जनरेट करना, उन्हें आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। वो सारी जो भी प्रोसेस, जो सारी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम कुछ रुपए कमाते हैं, आय उत्पन्न करते हैं, मनी जनरेट होती है, उन सभी जो क्रियाकलापों को हम आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यापार करना। अब आप एग्जाम्पल लेके देखो कि आपके स्कूल में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, वो क्या, उनको उसके लिए पे किया जाता है, उनको रुपए मिलते हैं उस चीज़ के लिए, उनको सैलरी मिलती है। और वही चीज़ अगर आप घर पे देखो, अगर आप घर का कोई मेंबर आपको पढ़ा रहा है, भाई बहन, मम्मी या पापा, तो क्या वो आपसे पैसे या फिर कुछ रुपए लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो वो चीज़ आ गई हमारी गैर आर्थिक क्रियाकलाप, जो कि जिसमें हमें पैसे नहीं, कुछ मिलता नहीं है, आय जनरेट नहीं, मनी जनरेट नहीं होती है, किसी भी तरह की इनकम नहीं होती। लेकिन वहीं जब आप स्कूल जाते हो या कोचिंग जाते हो, वहाँ पे आपसे मनी लिया जाता है, उनको आपको पे करना पड़ता है। तो वो क्या चीज़ हो गई, वो आर्थिक क्रियाकलाप हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या चीज़ हो रही है, मुद्रा व्यय हो रही है। तो ये सारी चीज़ हमने देख ली कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है। अब आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत ही हमारे आते हैं जो 3 क्षेत्रक है हमारे इंडियन इकोनॉमी के, जो कि है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। क्यों ये आर्थिक क्रियाकलापों के वर्गीकरण के अंतर्गत क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें भी किसी न किसी रूप से मनी जनरेट होती है। ऑलराइट, तो हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपका है प्राथमिक क्षेत्रक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कुछ चीज़ बनाना, ये हमारा क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आ गया। तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, कुछ भी जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त है, जिन्हें मानव नहीं बनाता, कोई इंसान नहीं बनाता, वो हमें प्रकृति से प्राप्त है। उन चीज़ों से जब कोई चीज़ बनाई जाती है, किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। जैसे गन्ना का प्रोडक्शन करना, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, गन्ना का प्रोडक्शन करना, गन्ना का उत्पादन करना, या फिर कृषि करना। तो कृषि हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से ही तो की जाती है, बीज से। तो ये सब चीज़ क्या है, प्रकृति से प्राप्त है। जब हम प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का यूज़ करके किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे यहाँ पे खनन भी दिया हुआ है, तो खनन, जब हम क्या करते हैं, खनन करते हैं, तो वो भी चीज़ भी तो हमें प्रकृति से ही प्राप्त है, किसी इंसान ने थोड़ी ना बनाया है मटेरियल, जो भी मिनरल्स हैं आपके, राइट। तो ये सब हमारा आ गया कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि। मत्स्य पालन मतलब कि जो मछली वाला पालन होता है, वो सब। तो इसे कोई इंसान थोड़े ना बना रहा है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट वाला क्षेत्रक हो गया अपनी आर्थिक क्रियाकलाप का। इस क्षेत्रक को कृषि सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, अगर ये आ गया आपका 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, तो आप इसे कर पाओ कि इस क्षेत्रक को कृषि सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। सेकेंड आता है द्वितीयक क्षेत्रक।
तो वे गतिविधियां जिनके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक गतिविधियां कहलाती हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक वाली। ऑलराइट, उनके एग्जाम्पल्स भी। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है। तो जैसे कि हमने प्राथमिक क्षेत्रक में गन्ना तैयार कर लिया, प्राकृतिक संसाधन से जो भी हमने प्रोडक्शन किया, हमने गन्ना कर लिया तैयार। अब वो जो प्राकृतिक उत्पाद है, गन्ना क्या है, एक प्राकृतिक उत्पाद है, तो उसको विनिर्माण प्रणाली के जरिए हम अन्य चीज़ में बनाएंगे। लाइक हमने उससे चीनी बना ली, तो ये क्या हुआ, ये एक प्रोसेस हुआ। मतलब कि हमने जो गन्ना है एज अ रॉ मटेरियल, मतलब एक रॉ मटेरियल के रूप में हमने उसे यूज़ किया और हमने उसकी चीनी बना दी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोसेस हुआ। इसे हमने कहा द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ। इसी तरह आप देखो, जो मैंगो है, आम है, वो एक क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है, जो कि हमने प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाली जो भी प्रोसेस थी उससे तैयार किया, उसे उगाया, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आ गया। तो जब अब आम बन के रेडी हो गया, अब आम को आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए हम क्या किया, उसे फैक्ट्रीज़ में भेजा, उसका फिर जूस बनाया। तो ये जो प्रोसेस थी फैक्ट्री में जाने तक की और उसके बाद जूस बनने की, तो ये थी हमारी द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियाँ। जब किसी रॉ मटेरियल का यूज़ हम प्रोसेस करके उसको किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये हमारा द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो आप, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे। तो ये जो कपास के पौधे से हमने रेशे प्राप्त किए, ये हमारा प्राथमिक के अंतर्गत आ गया। उसके बाद इन रेशों का एज अ रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया, का उपयोग हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। तो हमने जो भी उसका रेशे था उसका यूज़ हमने कपड़ा बुनने के लिए आगे किया, जो कि हमने फैक्ट्रीज़ के थ्रू किया, या फिर जो भी प्रोसेस है उसकी। तो ये सारी जो प्रोसेस होगी आगे की, ये हमने द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत की है। गन्ने को हम कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। तो जो मैंने अभी आपसे कहा, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। तो गन्ना जो कि तैयार हो चुका था प्राथमिक क्षेत्रक के गतिविधियों के थ्रू, अब हमने उसको एज अ कच्चा माल यूज़ किया आगे चीनी और गुड़ बनाने के लिए। तो ये हमारा द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाली गतिविधि हो गई। मिट्टी से ईंट बनाना, तो ये हमारी क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गए। तो अब इसको देखो, जो द्वितीयक क्षेत्रक है उसको हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा होने के कारण इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखो, जब हम किसी कच्चे माल को किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित करेंगे, तो इसके लिए हमें फैक्ट्रीज़ और ये सब जो औद्योगिक जो भी हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये सब हमें चाहिए होंगी। तो इसी कारण से उद्योगों से जुड़ा होने के कारण जो द्वितीयक क्षेत्रक है वो औद्योगिक क्षेत्रक भी कहलाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्यों कहलाता है ये भी हमें समझ में आ गया। क्योंकि अगर उद्योग से नहीं जुड़ा होगा तो वो आगे प्रोसेस कैसे किया जाएगा जो आपका कच्चा माल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले क्षेत्रक की ओर, जो कि है तृतीय क्षेत्रक। अब तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है, अगर आपने मैंगो जूस, आप सबसे पहले आप मैंगो लाए खेत से, उसे प्रोसेस किया, उसमें जो भी आपने फैक्ट्रीज़ में जाके उसका जूस बनाया। अब जूस क्या वहीं पे रखा रहेगा, नहीं, उसको आगे हमें शॉपकीपर्स तक भेजना है, हमें आगे मॉल तक उसको पहुंचाना है, ताकि वो लोग हम क्या कर सकें, उसे सेल कर सकें, हम उसे खरीद सकें। तो इसीलिए तृतीय क्षेत्रक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें सहायता प्रदान करता है। हमें नहीं, जहाँ से ये जो चीज़ जो भी हमारा तैयार जो भी वस्तु है वो सब मार्केट तक लाने के लिए जो भी हमें सहायता प्राप्त की जाती है, सब तृतीय क्षेत्रक करता है। इसके अलावा जो भी हमें सहायताएं हम लेते हैं बाहर से, जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं या रुपए देने पड़ते हैं, वो भी हमारे तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम हॉस्पिटल जाते हैं और हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है सामने वाले को। तो वे गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं, तृतीय क्षेत्रक गतिविधियां कहलाती हैं। तो विकास में मदद करती हैं, उनको सहायता प्रदान करती हैं, तो ये सारी हमारी गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि बस सहयोग या मदद करती हैं। तो ये केवल हेल्प करती हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करती हैं। हेल्प किस तरीके से, जैसे वही कि परिवहन, भंडार, अगर आपने जूस बना लिए तो उसे स्टोर भी करना होगा। तो स्टोर करने के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, जहाँ पे स्टोर होते हैं डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट चीज़ों के लिए, वहाँ जाना पड़ेगा।
तो ये सारी जो सेवाएं होती हैं ये हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन ये हमारे फ्री में काम नहीं करते, इनमें ये हमको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ये तीनों जो भी हमने क्षेत्र देखे उन तीनों में हमको क्या करना है, हमारी जेब से पैसे जाने ही जाने हैं, क्योंकि ये आता ही हमारे आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत है। तो आर्थिक जहाँ पे आ गया वहाँ मनी तो है ही है, मतलब वहाँ फ्री का कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ हमारी आ गई, 3 क्षेत्र हमने समझ लिए हैं अपने पूरे। एक चीज़ और यहाँ पर, इसको भी हम किसी नाम से जानते हैं जो कि सेवा क्षेत्रक। तो ये सारी गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। ये सारी गतिविधियाँ जो कि हमने ऊपर अभी देखी थी, तो ये तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत जो आती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना जीडीपी तथा 3 क्षेत्रकों की तुलना। तो अभी हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है और जो तीनों क्षेत्रक अभी हमने पढ़े, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनकी तुलना भी करेंगे आगे चल के। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे की जाती है, ये हमें जानना है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप पढ़ो, इसके लिए हम वस्तुओं और सेवाओं की संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का योग करते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, आप कितनी चीज़ों को गिनोगे। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं इसके लिए हम उन चीज़ों की संख्याओं को नहीं गिनते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी जो कॉस्ट आ रही है उसको गिनते हैं। वो भी कॉस्ट कैसी, जो एंड की कॉस्ट होती है उसको गिनते हैं। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल, 10 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूँ का मूल्य कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज़ हो जाएगा। जब हम इसको 10,000 किलोग्राम को 8 रुपये प्रति जो भी आपका किलोग्राम है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 80,000 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम उनकी कॉस्ट को क्या करते हैं, गिनते हैं। लेकिन इसके लिए एक सावधानी बरतनी होती है कि हमें लास्ट वाली कॉस्ट, एकदम लास्ट वाली कॉस्ट है वो गिननी होती है। तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना ही करते हैं, जैसे कि मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं की गणना नहीं की जाती। तो देखो जैसे कि एक बिस्किट पैकेट आपको प्रोड्यूस कर रहा है, कोई फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले गेहूँ आएगा खेत से, जहाँ से भी फार्मर लेके आएंगे, तो उसमें गेहूं का प्राइस ऑलरेडी ऐड होगा जो आप बिस्किट खरीदने जा रहे हो बाज़ार से, और उसमें जो भी फैक्ट्रीज़ का जो भी कॉस्ट लगी है, जितनी भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है उस चीज़ को बनाने में, तो ये सारी कॉस्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होती है जो आप बिस्किट खरीद रहे हो बाज़ार से। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम बीच वाली जो भी बीच की जितनी भी कॉस्ट लगी हैं उनको नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो सारी ऑलरेडी आपकी जो 10 रुपये का 20 रुपये का जितने का भी बिस्किट आप खरीद रहे हो उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसलिए हम बीच वाली वस्तुओं के और सेवाओं की जो भी कॉस्ट है उसको नहीं गिनते हैं। तो यहीं पर वो चीज़ बताई जा रही है, क्यों नहीं गिनते हम, तो क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्यों में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। मतलब कि वही जो बीच में जितनी भी आपकी खर्चा पानी आया है वो सब ऑलरेडी आपकी जो अंतिम वाला मूल्य होता है, लास्ट वाला कॉस्ट, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो ये आपका पूरा एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हो, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लास्ट वाली कॉस्ट को लेते हैं। अब आप देखो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप देखो तो किसी देश में किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य के जोड़ को किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब कि जैसे कि कोई साल है, जैसे कि आप देखो कि इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, हमें वो देखना है। जो पिछला साल निकल गया समझ लो, उसमें कितना हुआ हमारा प्रोडक्शन, सब कुछ हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्षेत्रक जो भी हमारे प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रक हैं उसमें जितने भी आपकी लास्ट वाले जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जोड़, मतलब जितनी भी एंड की जो भी वस्तुएं बनी हैं उनकी जो टोटल कॉस्ट आई है उसको जोड़कर हमारा क्या बनता है, जीडीपी बनता है। ठीक है, जिसमें हमारी क्या जोड़ी जाती है, लास्ट वाली कॉस्ट जोड़ी जाती है। तो ये हमारा हो गया जीडीपी। ये आप अपनी आगे की क्लासेस में और अच्छी तरह से पढ़ने वाले हो, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। अगर आप अपनी कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ लेते हो अब, तो आगे आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी, तो उसमें आप अच्छे से और इस चीज़ को डिटेल में जानोगे।
यह प्रत्येक क्षेत्र के कुल उत्पादन अंतिम की जानकारी प्रदान करता है। तो यह प्रत्येक क्षेत्र के कुल उत्पादन की उसने कितना प्रोडक्शन किया उसकी जानकारी प्रदान करता है। प्रोडक्शन भी कैसा, जो लास्ट वाली कॉस्ट है उसका पूरा टोटल आपको इसमें जानकारी मिलती है। यहाँ पे अंतिम लिखा है, अंतिम मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो लास्ट वाली कॉस्ट होती है, जो एकदम फाइनल होती है, जिसके अंदर ऑलरेडी सब इंक्लूडेड है, वो वाला। अब देखो, भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भारत में भी जो जीडीपी का जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब आप देखेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, मतलब कि जब पहले के टाइम में इंडिया में जो ये तीनों क्षेत्रक थे उनमें कैसा कैसा हमारा प्रोसेस रहा है, किस तरह की डेवलपमेंट रही है, और आज के टाइम में वो चीज़ क्या एकदम बदल गई है या सेम है, वो हम देखने वाले हैं। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। अब आप देखो, प्राथमिक क्षेत्रक, प्रौद्योगिकी, इसमें क्या चाहिए आपको, हाई चाहिए। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक था या फिर रहा है। तो मतलब जब पहले के टाइम में हम बात करें तो विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में, मतलब कि जब स्टार्टिंग में हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा था, उसकी डेवलपमेंट हो रही थी, तब क्या हो रहा था, वहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी आप मनी जनरेट हो वहाँ से क्या किसके थ्रू होती थी, प्राथमिक क्षेत्रक के थ्रू होती थी, यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर द्वितीय क्षेत्रक, लंबे समय के बाद वन विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ों का जब आगे फर्दर उनकी प्रोसेस की जाने लगी और उनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जाने लगी रॉ मटेरियल से, तो फिर कारखाने बनाए गए ताकि कारखाने के अंदर ही तो वो सारी चीज़ें बनेंगी जो कि हमारे प्राथमिक क्षेत्र से में प्राप्त हो रही हैं और हमें उनमें कुछ और बनाना है। तो इसीलिए कारखाने बनाए गए और फिर क्या धीरे धीरे उनका भी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होने लगा पहले टाइम में। फिर तृतीय क्षेत्रक, कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। तो अब देखो, अब प्रेजेंट पे हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कि हमारा तृतीय क्षेत्रक ही प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब प्रौद्योगिक क्षेत्र जो हमारी ये है प्राथमिक क्षेत्र, वो और द्वितीय क्षेत्र वो इतना नहीं है जितना तृतीय क्षेत्र हमारा प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब आज के ज़माने में इसका महत्व बढ़ गया है। लाइक आप देखो, हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल्स, जो आपकी टीचिंग लाइंस और इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें कितना बढ़ गई हैं। तो ये सब हमारे तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत ही आते हैं। बैंकिंग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि तृतीय क्षेत्र का बहुत ज़्यादा रैपिडली क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो मतलब अब हम देखते हैं उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, राइजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो टर्शरी सेक्टर हम इसे कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। अब देखो यहाँ पे हमें क्या इसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू हमें यहाँ पता चलेगा कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में योगदान। तो मतलब कि जब प्रोडक्शन की बात आ जाती है, दैट मीन्स हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, मतलब कि किस क्षेत्रक ने कितना उत्पादन किया, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। जब ये बात की जाती है दैट मीन्स वहाँ पे जीडीपी की बात की जाती है, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 1973 से 74 की आपको आंकड़े दिए हुए हैं। ये आपको जो भी ये आपको ग्राफ टाइप का दिया है, और ये 2013 से 14, मतलब कि ये आपके पहले टाइम का है, ये थोड़ा पुराना टाइम का है, मतलब आज से थोड़ा पुराना टाइम का है। तो देखो 1973 और 74 के टाइम पे जब हमारा विकास हो रहा था, स्टार्टिंग हो रही थी लगभग, तो तब देखो, तब ये ग्रीन वाला हमारा क्या है, ग्रीन वाला हमारा है तृतीय क्षेत्रक। यहाँ मैंने लिखा हुआ है ग्रीन वाला तृतीय क्षेत्रक। तो पहले के टाइम में यहाँ देखो ग्रीन वाला बहुत थोड़ा सा पार्ट है ना, ये वाला बहुत थोड़ा सा पार्ट है ग्रीन वाला, मतलब कि पहले के टाइम में प्रोडक्शन इतना नहीं था हमारे थर्ड वाले जो सेक्टर है तृतीय क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक में। और आज के टाइम में देखो 2014 में ग्रीन वाला देखो सबसे ज़्यादा पार्ट यही है, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा अभी कर रहा है
हमारे देश में। तो ये चीज़ हमें यहाँ बताने की कोशिश हो रही है कि तटीय क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन अब हो रहा है उस सेक्टर में। तटीय द्वितीय क्षेत्रक हमारा देखो, द्वितीय क्षेत्रक वही जिसमें विनिर्माण किया जाता है, चीज़ों को फर्दर आगे कुछ बनाया जाता है तो जिस रॉ मटेरियल से। तो पहले के टाइम में तो ये रेड वाला, ये चीज़ रेड वाला, ये देखो ये रेड वाला बहुत ज़्यादा कम है। और अब आज के ज़माने में देखो ये रेड वाला, ये हमारा तृतीय क्षेत्रक से कम है लेकिन प्राथमिक क्षेत्रक से ज़्यादा है, मतलब ये इसका भी काफ़ी है महत्व। अब प्राथमिक क्षेत्रक देखो, प्राथमिक क्षेत्रक मतलब पर्पल वाला। पहले के टाइम में प्राथमिक क्षेत्रक सबसे ज़्यादा था, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि प्राथमिक क्षेत्रक पहले के टाइम में ज़्यादा, वही चीज़ डिपेंडेंट थी हमारे इंडिया में कि प्राथमिक क्षेत्रक का जो भी प्रोडक्शन, मतलब सब मिला के पहले वो ज़्यादा था, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा था पहले टाइम में। लेकिन आज देखो सबसे कम इसी का रह गया है प्रोडक्शन। इसमें हम आगे देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र जो भी हमारा जो प्राथमिक क्षेत्रक है, कृषि प्रधान जो भी हमारा क्षेत्रक है, सहायक क्षेत्रक, इसमें लोग बहुत लगे रहते हैं लेकिन जो उत्पादकता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है उसके मुताबिक। हम देखेंगे इसे प्रचंड बेरोज़गारी, और एक ही मतलब ये इस टाइप, ये इसे बेरोज़गारी भी कहा जाता है कि एक जगह पे अगर 2 लोग की ज़रूरत है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी बेरोज़गारी के अंतर्गत आता है, वो भी आगे हम देखेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ता जा रहा है, आगे चल के इसका काफ़ी क्रेज़ होने वाला है और फिलहाल भी काफ़ी चल रहा है क्रेज़। तो यहाँ पे भी ये सब आपको दिया हुआ है, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, तो आप इसे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखो, भारत में तटीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के निम्न कारण हैं। हो सकता है ये आपका क्वेश्चन बन जाए, इसीलिए आपको इसको समझ लो, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप आंसर बना के भी लिख सकते हो। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक सेवा, थाना, कचहरी, नगर निगम, रक्षा, बैंक, परिवहन आदि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखो आप कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि हम जानते हैं। कभी किसी को बीमार हो गया कोई इंसान तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, राइट। और किसी को अगर किसी पे केस हो गया तो उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, कचहरी मतलब कोर्ट, नगर निगम साफ़ सफाई, थाना, जब शैक्षिक संस्थाएं, पढ़ने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए भारत में तटीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण होना बनता ही बनता है कि हर जगह ही ऐसा है कि तटीय क्षेत्र काफ़ी उन्नति कर रहा है, काफ़ी महत्व है उसका। तो यहाँ पे एक कारण तो ये हो गया कि ये सारी बेसिक हमारी बुनियादी सेवाएं हैं जो कि हर कोई इंसान यूज़ करता है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है जिनका प्रबंध सरकार की जिम्मेदारी है। सेकंड देखते हैं हम, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी बढ़ती जाएगी, और जब ऐसी सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारा तटीय क्षेत्र भी प्रोग्रेस करेगा। जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय आदि की मांग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब जब लोगों की इनकम बढ़ने लग जाती है तो उनकी इच्छाएं भी बढ़ने लग जाती हैं, और उनको जो ये सेवा क्षेत्रक है ना हमारा तटीय क्षेत्रक, उसका उनको यूज़ करने का बहुत मन करता है। तो वो लोग काफ़ी अपना क्या पैसे खर्च करते हैं, रुपये खर्च करते हैं, जिससे हमारा ये पता चलता है कि तटीय क्षेत्रक काफ़ी बढ़ रहा है। रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही तो आता है। जब आप पे ज़्यादा मनी हो जाएगा तो आप भी इन सब चीज़ों में एक्सपेंडिचर करोगे, अपना पैसे खर्च करोगे, तो ये इससे क्या होगा, उसकी प्रोग्रेस होगी तटीय क्षेत्र की। तो यहीं पे ये कारण भी हो गया। विगत दशकों मतलब कि पिछले 10 साल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य इसेंशियल हो गई हैं। मतलब कि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है और सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, सूचना प्रौद्योगिकी, IT सेक्टर काफ़ी बढ़ गया है। तो ये भी हमारा एक टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत ही आता है, तटीय क्षेत्र के अंतर्गत, और ये भी काफ़ी बढ़ रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और सबको आजकल नेट की ज़रूरत पड़ती है। IT सेक्टर काफ़ी बढ़ गया है,
तो ये भी हमें दिखाता है कि जो तटीय क्षेत्रक है उसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है भारत में। अब देखो, सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। जैसे एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिन्हें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और दूसरी ओर अधिक लोग छोटी सेवाओं, ठेले एक्सेट्रा में लगे हैं। अब देखो, अब आप यहाँ पे देखो, सेवा क्षेत्र में केवल वही नहीं आते हैं कि आपकी मॉल हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, आपके यहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे वो लोग भी आते हैं जो ठेल लगाते हैं, जो अपने आप से, जिनका गुजारा भी नहीं हो पाता किसी का, और ठेल से इंसान कितना कमा लेगा और कुछ पता भी नहीं कि आज बिक्री हुई, कल बिक्री नहीं हुई। तो ये सब भी हमारा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक और तो जो हमारे अदर जो कि हमारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियाँ हैं और उनकी तो बहुत ज़्यादा समृद्धि हो रही है। लाइक IT सेक्टर है हमारा, हॉस्पिटैलिटी, और जो हमारी टीचिंग लाइन है, इंजीनियरिंग, और जो भी रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है हमारा। लेकिन एक तरफ जब हम देखते हैं जो छोटी सेवाओं में लगे हुए लोग हैं, लाइक ठेले वाले जो होते हैं, उनका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। तो आजकल उनका क्या एकदम मार्केट से आउट चल रहे हैं सब लोग। तो ये सब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि सेवा क्षेत्र में यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन मिलता है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं वर्सेस जो हमारे छोटे ठेले वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। इस कारण सेवा क्षेत्र के कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। मतलब कि कुछ भागों का ही बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जो ठेल वाले हैं, जो छोटे कारीगर हैं, उनका नहीं बढ़ पा रहा है। अब अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं वो हमें बताना है। तो देखो, रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। तो अब हम बताएंगे यहाँ पे रोजगार में क्षेत्रकों की कितनी हिस्सेदारी है। मतलब कि जो लोग जो हैं उन्हें जो रोजगार प्राप्त है उसमें कौन कौन से क्षेत्रक नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर हैं। Where are the most of the employed people are employed? तो यहाँ देखो, आज भी प्राथमिक क्षेत्र में अधिकांश लोग नियोजित हैं, परंतु इनका GDP में योगदान जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक से कम है, जबकि द्वितीय व तृतीय क्षेत्रक में रोजगार कम है। अब आप देख रहे हो यहाँ आपको पता चल रहा है कि जो आपका प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें हद से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं, और उनका जो प्रोडक्शन है वो जितना भी कुल कमाते हैं वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक से कम कमा पाते हैं, जबकि वहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं काम के लिए। और जो द्वितीय तृतीय क्षेत्रक है उसमें लोग कम लगे हैं, लेकिन वो जो आपका प्राथमिक क्षेत्रक है उससे ज़्यादा कमाते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो वो पढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अभी आपको बताया जा रहा है कि देश में आधे से जो ज़्यादा श्रमिक हैं वो हमारे कृषि में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हुए हैं। ये क्षेत्र, अब यहाँ पे बताया जा रहा है द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रक के बारे में। ये क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रक की तुलना में आधे से भी कम लोगों को रोजगार देते हैं। मतलब कि जितने हमारे प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हुए लोग हैं उसके भी आधे यहाँ पे काम करते हैं जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में। इनका GDP में योगदान या कंट्रीब्यूशन केवल 1/4 है। 1/4 केवल ये लोग क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करते हैं GDP में। प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक का जो GDP है में 4/5 हिस्सा है। तो अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि कृषि क्षेत्र या फिर जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक में लोग भरे हुए हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन GDP में केवल 1/4 है। और अब आप देखो द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में उसके भी आधे लोग काम करते हैं, लेकिन उनका GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है, जो प्राथमिक क्षेत्रक से काफ़ी ज़्यादा है। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? यस, इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
इसका क्या कारण है? कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों की भागीदारी होने के बावजूद वे उत्पादन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? इसका कारण है प्रचंड बेरोज़गारी। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगर बनेगा या फिर ऐसा आपका क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, तो इसका आंसर होगा प्रचंड बेरोज़गारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि लोग लगे हुए हैं कि अपनी मतलब क्षमता से ज़्यादा ही लगे हुए हैं लोग, मतलब उसकी जितनी प्रोडक्शन हो सकता है उस जगह 2 लोगों से हो सकता है, लेकिन 10 लोग लगे हुए हैं वहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोज़गारी, ऑल्सो नोन एज गुप्त बेरोज़गारी या अल्प बेरोज़गारी। ठीक है, गुप्त बेरोज़गारी या अल्प बेरोज़गारी या प्रचंड बेरोज़गारी एक ही बात है। इंग्लिश में भी टर्म सीखा करो, अच्छा रहता है, आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे क्या आपकी डबल नॉलेज आपको मिलेगी। डिसगाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर आ गया आ सकता है, इंपॉर्टेंट टर्म है आपका ये। अब देखो डेफिनेशन जब हम देखें तो भूमि के किसी टुकड़े पर काम करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 2 की ज़रूरत है, 10 लगे हुए हैं। यहाँ लोग प्रत्येक रूप से काम कर रहे हैं प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, किंतु सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। मतलब कि अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अगर 2 लोग अच्छे से काम करके अपना पूरा कर सकते हैं उसको, लेकिन नहीं, वहाँ 10 लोग लगे हैं और अपनी क्षमता से कम काम करते हैं वो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस तरह की बेरोज़गारी प्रचंड बेरोज़गारी कहलाती है। बेरोज़गारी का यह रूप कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि वो अपनी क्षमता से क्या कम काम करते हैं, अधिक लोग लगे रहते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर, ये हमारी प्रचंड बेरोज़गारी होती है। अब बेरोज़गारी क्या है भाई, अब इसकी ये भी देख लेते हैं बेरोज़गारी की डेफिनेशन। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है, किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोज़गारी कहते हैं। मतलब कि कोई इंसान है, वो काम करना चाहता है, उस पे टैलेंट है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसको उसकी मर्ज़ी वाला काम नहीं मिलता है, तो इसे हम बेरोज़गारी कहते हैं। ऐसी बेरोज़गारी दूसरे क्षेत्रकों में भी पाई जाती है, जैसे कि अब हमने देखा प्रचंड बेरोज़गारी है, तो कुछ टाइप की बेरोज़गारी अन्य सेक्टर्स में भी पाई जाती है। अब अतिरिक्त रोज़गार का सृजन कैसे किया जाए, ये आपको यहाँ पे बताना है। अतिरिक्त हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो आपकी बुक में स्टोरी ऑफ लक्ष्मी दी हुई है, आप उसको पढ़ना, आपको बहुत सही लगेगा, पढ़ के समझ में आएगा कुछ चीज़ आपको, आप पढ़ना उसको। अब देखो, भूमि की सिंचाई हेतु उचित व्यवस्था तथा खेती, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी रह गया है चैप्टर आपका, थोड़ा सा रह गया है, पढ़ लेते हैं उसको भी पूरा। भूमि की सिंचाई हेतु उचित व्यवस्था तथा खेती करने के लिए बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों आदि की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए कम ब्याज दर पर सरकार या स्थानीय बैंक ऋण प्रदान करे। तो अतिरिक्त हमारा जो रोज़गार है उसका सृजन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम ये बातें कर रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत होती हैं कृषि के लिए, उसके लिए कम ब्याज दर पर सरकार या फिर जो स्थानीय बैंक है वो हमारे जो कृषक हैं उनको ऋण प्रदान करे। तो यहाँ पे बात चल रही है लोन दे उनको। तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदें और अच्छी उत्पादन में समर्थ होंगे, तो सही समय पे वो चीज़ अपनी खरीद पाएंगे और अच्छे से प्रोडक्शन होगा, उनकी अच्छी सी फसल बनेगी। अब यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडार पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है, तो इससे केवल किसानों को ही उत्पादक रोज़गार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोज़गार प्राप्त हो सकता है। देखो, जैसे कि जो किसान हमारे हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, फसल अपनी बनाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें स्टोर नहीं हो पाने के कारण ख़राब हो जाती हैं,
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर उसका भंडार अच्छी तरह से सुविधा मिल जाए उन लोगों को, इस और जब भंडार करेंगे तो हमें गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ स्टोर तक ले जाने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा, रोज़गार का निर्माण होगा। जो गाड़ी वाले लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा, किसानों का भी अच्छी खासी उनकी इनकम जनरेट होगी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है आपको। अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हो पॉइंट्स तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हो। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। तो जहाँ पे अर्ध ग्रामीण मतलब कि जो गांव आधे ग्रामीण टाइप के हैं, मतलब कि वहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, तो उन क्षेत्रों में क्या करना है आपको, उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना कि वहाँ पे किस तरीके के लोग उद्योग में काम करने कर सकते हैं और किस तरीके का वहाँ पे एटमॉस्फेयर, उस हिसाब से वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाना, जिससे कि वहाँ पे क्या हो, वो जो लोग हैं वो काम कर सके, उनको रोज़गार मिल सके। शीत भंडार गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों को भंडार कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। यहाँ पे वही बात आ गई भंडार गृह वाली, जिससे फिर इनको भी तो रोज़गार होगा ही, साथ में जो हमारे परिवहन वाले जो लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। अदर फैक्टर्स, योजना आयोजन आयोग पूर्व वर्तमान में नीति आयोग द्वारा, मतलब कि पहले उन्हें योजना आयोग कहा जाता था, अब वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है। उनके द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। मतलब कि काफ़ी खाली है अभी वहाँ पे, रोजगार होना चाहिए, हो सकता है वहाँ पे, लेकिन लोगों की क्षमता भी है नहीं। रोजगार में वृद्धि पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। मतलब कि रोजगार में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं, टूरिज्म अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग, मतलब कि जहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो क्षेत्रीय जो कलाएँ होती हैं उनको क्या करके उनकी प्रोग्रेस करके, सूचना प्रौद्योगिकी जो हमारी IT सेक्टर है जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से भी हो सकता है। और अगर आपको कोई और अपनी तरफ से पॉइंट लिखना हो तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। अब देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, NG नरेगा। अब छोटी अवधि में रोजगार बढ़ाने की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए 2005 में एक कानून बनाया, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने वही महात्मा गांधी वाला जो भी, आप MG नरेगा, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है, कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। MG नरेगा 2005 है क्या, तो हम देखते हैं। इसके अंतर्गत उस सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। मतलब कि उनको क्या पूरे साल में 100 दिन के काम की गारंटी दी गई कि हम आपको काम देंगे 100 दिन। अगर वो काम नहीं दे पाने में अगर असफल रहती हैं तो उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, ऐसा उसमें प्रावधान किया गया था MG नरेगा में। तो ये बस इतना ही था यहाँ पे। अब हम देखते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में क्षेत्रकों का अब हम विभाजन देखेंगे। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा ऑलरेडी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 2-3 टॉपिक्स आपके रह गए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना बिना स्किप किए, क्योंकि हर चीज़ में जो मैंने आपको बताया वो सब इम्पॉर्टेंट है। और अगर नए हो चैनल पर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो प्लीज़। और लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।
मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।